तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि अपन करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखो इसमें तीन चीज़ें लिखी, इनवर्स भी लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिखा, फंक्शन भी। सबसे पहले फंक्शन ही समझ लो। अभी अपन ने फंक्शन वैसे पढ़ा तो है, पर चलो एक बार फिर भी थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फंक्शन आप किसको कह रहे थे, तो आप लोग को मालूम था फंक्शन सिंपल, आपने जब डेफिनेशन दी थी तभी आपने बोला था स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब इसमें यदि यहाँ पर आपका ये सेट ए है और यदि ये सेट बी है और यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ ए बी सी ये लिखा हुआ है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सेट बी के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यदि ऐसा है 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, लेकिन 3 का रिलेशन नहीं है, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। अब यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये ऐसा है तो भी ये फंक्शन है। यदि मान लीजिए सपोज ये ऐसा है 3 का सी के साथ, राइट, तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, इस रिलेशन को आपने नेम दिया था 1 1। अब मान लीजिए यदि सपोज ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो भी बच्चों ये रिलेशन है, मैनी 1 हो गया, मैनी 2 और 3 1 के साथ रिलेशन, तो ये भी फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यदि अपन यहाँ पर बात करें, क्या ये ऑन टू है, नहीं है। ऑन टू के लिए ज़रूरी है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का सेट ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, राइट। लेकिन जब बच्चों आपने इन्वर्टिबल फंक्शन देखा था, इन्वर्स, तब आपको कंडीशन थी इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू। मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। 1 1 का मतलब हो गया सेट ए के सारे सिंगल एलिमेंट्स का सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन 1 1। ऑन टू का मतलब हो गया सेट बी के सारे एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से सेपरेट रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेट ए में जो डोमेन है वो यहाँ पर रेंज हो गया, और इन्वर्स में क्या होगा, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, और डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। भाई यही तो होता तुम्हारा, तो इन्वर्स फंक्शन तब बनेगा। तो वही चीज़ आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा चूंकि पेंसिल से किया हुआ है तो आपको पता नहीं मुझे कितना, चलो मैं उसी को पूछ सकता हूँ, हालांकि तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सेट ए, ये जो एलिमेंट लिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर इनवर्स फंक्शन इज पॉसिबल। क्लियर। लेकिन यदि इस तरीके से है, यदि फंक्शन मैनी 1 है, देख रहे हैं आप, तो फिर मैनी 1 मतलब 1 2 3 है, 1 और 2 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का बी के साथ, लेकिन ये तो फिर इसको ये इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है डोमेन के लिए रेंज मिल रही है, लेकिन जब इन्वर्स कर रहे हैं तो फिर ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ए और बी जो है उनके तो रिलेशन है, सी का रिलेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इनवर्स फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपको क्लियर हो गया, लेट एफ ए टू बी इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, then its inverse function will be f inverse from set b to
ए। यहां पर सेट ए में डोमेन होगा और बी क्या होगा, रेंज। एफ इनवर्स में जो सेट बी है वो डोमेन और ए क्या हो जाएगा, रेंज। इतनी सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख रहे हो तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपको समझना चाहिए। मैं बोल रहा हूं यहां पर ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया फंक्शन। तो x f y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ y। लेकिन इनवर्स जब आप करोगे f इनवर्स तो फिर ये डोमेन रहेगा तो यहां y जाएगा और ये रेंज जाएगी तो क्या जाएगा, x। राइट? तो यही चीज लिखी हुई है एफ इनवर्स मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एंड डोमेन ऑफ एफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अब मैंने फंक्शन तो डिस्कस कर दिया आपसे, अब थोड़ा अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आते हैं। इनवर्स भी आपको समझ में आ गई बात। अब अपन आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मुझे डिस्कशन आपसे करना है, लेकिन थोड़ा इसको मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। क्या होगा बच्चों? अब बच्चों एक कहानी है कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या इसके इनवर्स पॉसिबल हैं? क्योंकि यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपने यहाँ मैंने साइन कर्व ड्रॉ किया हुआ है, साइन, और आपको क्लियर दिख रही है साइन कर्व। वैसे भी आप लोग जानते हो, यदि जीरो की बात करें साइन जीरो, मतलब यहाँ पर मान लीजिए मैं एंगल ले रहा हूँ प्लस और माइनस, ये एंगल ले लिया हमने π/2 मतलब 90, ये पाई, राइट? और यहाँ पर मान लीजिए सपोज 3π/2, और मैं आपसे पूछूं साइन कर्व कैसा होगा, तो आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 180 की वैल्यू फिर से 0। साइन 270 की वैल्यू -1। तो ये कर्व ऐसा जाएगा, राइट? यहां पर बात करें, अच्छा ये कितनी रहेगी वैल्यू, +1, और यहां कितनी रहेगी, -1, और ऐसा ही अपोजिट जाएगा, ऐसे ही अपोजिट जाएगा। तो ये 0 पर है, यहां पर कितने पर है, ये -π/2, ये -3 माइनस पाई हो जाएगा, और यहां पर -3π/2। तो ये जो वैल्यू है, जो भी हो, इस एंगल पर तो है ही। यदि मैं एक्स एक्सिस पर जो लिखे हुए हैं एंगल, उनको मैं डोमेन बोल दूं, मान लीजिए मैंने बोला 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, इस तरीके से। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर मान लीजिए ये पर्टिकुलर किसी एंगल पर वैल्यू है, क्योंकि इसके बीच में आप देख रहे हो डिफरेंट एंगल्स हैं 0 से लेके पाई तक, और ये वैल्यू आपको दिख रही है कुछ है। तो सेम वैल्यू देखो यहां भी आ रही है इसके लिए, मतलब यहां पर यदि कोई एंगल है, फॉर एग्जाम्पल चलिए अपन थोड़ा सा, चलिए 30 ले लेते हैं यहां पर, और यहां पर मान लीजिए फिर क्या 60 ले लेते हैं सपोज। मान लीजिए सपोज साइन 30 साइन 60 इक्वल है, क्योंकि ऐसा आएगा आपका कर्व। तो अभी क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट कौन सा एंगल होगा मुझे भी नहीं मालूम है, पर जो यहाँ वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहाँ भी आ रही है। मतलब यदि डोमेन में बात करें तो 2 डोमेन हो रहे हैं और उनके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू हो रही है। मतलब ये फंक्शन 1 तो नहीं है, क्या हो गया, मैनी वन। क्या हो गया, मैनी वन। और मैनी वन यदि है तो उसका तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है।
तो फिर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनने पर्टिकुलर एक फिक्स रेंज डिसाइड की है और उस रेंज में ही डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब इस बात को आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मिसाइल बनती है और आपको पता है मिसाइल यदि हम लोग फायर करेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कोई मिसाइल की रेंज है 60 किलोमीटर, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर तक तो अटैक करेगी, उसके बाहर नहीं करेगी। तो ऐसे और एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए आपके यहाँ पर सपोज स्कूल है, स्कूल में या किसी शॉप में मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है। अब ये कैमरा जो है एक पर्टिकुलर रेंज तक ही तो एक्चुअली में क्या करेगा, देखेगा, उसके आगे नहीं देखेगा। तो यहाँ पर आप कैसा भी मूव कर लो, लेकिन स्कूल कैंपस में जाओगे तो आप सिस्टमेटिक चलोगे ना, और उसके बाहर यदि जाओगे तो फिर कैसे भी अनइवन चल सकते हो। पर इस रेंज तक तो आपको एक सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने इन्वर्स फंक्शन के लिए पर्टिकुलर रेंज डिसाइड की है और उस रेंज में ही एक्चुअली में इन्वर्स फंक्शन ये बिहेव करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें ये 1 और ऑन टू रहेगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें आएगी आगे, तब आपको उस वक्त जरूरत। चलिए मैं समझाई देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए आगे, देखिए हमको इसकी जरूरत पड़नी है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर्स इस रेंज के अंदर आने चाहिए। साइन इनवर्स से रिलेटेड है तो वो इस रेंज से आने चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई आंसर आ गया आपका 45, अब वो सही है या नहीं सही है इनवर्स फंक्शन के लिए, तो वो सही है। क्यों? क्योंकि वो रेंज में आ रहा है। कितनी रेंज में? -90 से लेकर +90 के बीच में। अब ये बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए थी कि मतलब हमको, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल 120 डिग्री आया, तो इसका मतलब आपका आंसर सही नहीं है। क्यों आंसर सही नहीं है? क्योंकि रेंज को क्रॉस कर गया। रेंज के बाहर कैसा हो जाएगा फंक्शन? मैन्युअल बन जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये ग्राफ समझना है। हालांकि एग्जाम में ग्राफ नहीं आते हैं, पर इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। तो देखिए आएगी, आपको बढ़िया बात समझ में आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो एकदम क्लियर होगा। देखो आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपको साइन फंक्शन के लिए बताया, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर साइन फंक्शन यदि मैं बोल रहा हूँ तो ये आपका साइन फंक्शन ऐसा जा रहा है, ये ऐसा, ये इस तरीके से। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, 90 पर 1, फिर पाई पर 0, 3π/2 पर फिर 0। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, आप देखो इसके आगे वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये इसके आगे जैसे ही आप जाओगे तो जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही वैल्यू यहाँ रहेगी। तो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने क्या किया कि ये खत्म ही कर दी बात, यहाँ तक लेना ही नहीं और यहाँ तक भी नहीं लेना, केवल इतने के लिए फंक्शन को क्या कर दिया? इनवर्स। क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए पर्टिकुलर रेंज रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा π/2, तो उस पर क्या आ रहा? 1, और -π/2 पर साइन -π/2 -1, रिपीट नहीं होगी वैल्यू। तो इस रेंज के लिए फंक्शन को क्या मान लिया है? इनवर्स। मतलब अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यदि ये ऐसा है तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? इनवर्स में ये जो है ना y = sin x के लिए, ये जो लिखा है वो यहाँ पर y = sin x के लिए, ये y = sin x लिखा है और यहाँ पर y = sin इनवर्स लिखा है। यदि मैं जब फंक्शन ले रहा हूँ sin x और केवल यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ डोमेन क्या है, तो आपका आंसर होगा फ्रॉम -π/2 + π/2। मतलब यहाँ एक्चुअली मैंने लिखा था पर वो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। इस फंक्शन के लिए डोमेन जो रहेगा वो आपका क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि -π/2 को भी लेना है अपन को, तो -π/2 to π/2।
और रेंज क्या रहेगी बच्चों, -1 to +1, -1 to +1, राइट। लेकिन यदि इसी का इनवर्स ले ले अपन, y = sin इनवर्स x, यदि ऐसा करते हैं तो आपको क्लियर, ये ग्राफ जो ऐसा जा रहा था x एक्सिस पर, वही ग्राफ किस पे जाने लगेगा, y एक्सिस पर। और आपको क्लियर ये देखो दिख रहा है यहाँ पर ये 0, फिर यहाँ पर ये +1 π/2, क्योंकि आप यहाँ पर लेंगे आप भाई x एक्सिस पर क्या ले लेंगे आप, डोमेन, और डोमेन वो होगा जो यहाँ पर क्या था, रेंज। तो यहाँ पर +1 और ये -1, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। लेकिन अपन कहाँ तक डिस्कस करेंगे, बस यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे अपन गए और वो -1 बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब डोमेन जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रॉम -1 to +1, क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या रहेगी, फ्रॉम -π/2 to +π/2, वो भी क्लोज इंटरवल में। मतलब इसको भी लेंगे, -π/2 को भी लेंगे और +π/2, इनवर्स फंक्शन के लिए। मतलब ये केवल इनवर्स केवल कहां तक रहेगा, किस रेंज तक रहेगा, फ्रॉम -π/2 to +π/2। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, फिर देखिए आप, सेम मैं यदि बात करूं y = cos x के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपको पता है कर्व कैसा जाएगा, sin 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1, cos 90 कितना होता है, 0, cos 180 कितना होता है, -1, और उसके बाद आप देखो ग्राफ ऐसा जाने लगा। मतलब यदि अपन यहां पर ले लेंगे तो ये वैल्यू तो इससे रिपीट हो जाएगी, मतलब इसके आगे फिर वो इनवर्स फंक्शन के समान नहीं रहेगा। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, केवल यहां से लेके यहां तक के लिए cos के लिए फंक्शन लिया, क्योंकि इसी का इनवर्स पॉसिबल है, राइट। तो रेंज डिसाइड कर ली है। यदि एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड नहीं करते तो फिर ये इनवर्स फंक्शन इसका पॉसिबल नहीं था। तो यदि मैं बोलूं यहां पर डोमेन, तो आपको दिख रहा है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, और रेंज बोलूंगा तो क्या रहेगी, बोलो -1 से लेके +1 तक। यही चीज यदि अपन इनवर्स में बात करें, y = cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, तो इसमें जो ग्राफ x एक्सिस पे जा रहा था वही ग्राफ y एक्सिस पे जाने लगेगा, और डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है ये इस तरीके से रहेगा यहां तक। मतलब इसके लिए डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to +1, और रेंज जाएगी फ्रॉम 0 to π, राइट। थोड़ा सा एक और समझ लो तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ग्राफ के ऊपर डिस्कशन की। नेक्स्ट यदि अपन लेते हैं y = cos x, cosec x, y = cosec x, तो आपको मालूम है cosec x क्या हो जाएगा, 1/sin x, और आपको क्लियर है यदि sin x की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह हुआ कि जब अपन ग्राफ बनाएंगे cosec का, तो देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा, यहां पर ऐसा, क्योंकि आप देखो साइन की वैल्यू 0 से पाई तक क्या होती है, 0 से लेकर 90 तक क्या होती है, इंक्रीज। कॉसेक की क्या होगी, 0 पर इनफाइनाइट और 90 पे क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। जबकि यहां पर अपोजिट पे देखो, यदि मैं बोलूंगा आपसे साइन 0 तो 0, साइन 180 ये भी 0, तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ग्राफ ऐसा जाएगा, जैसे यहां पर 0 से पाई जा रहा है वैसे 0 से -π पे ऐसा जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि यहाँ -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, रेंज नहीं है, यहां पर रेंज नहीं है। तो क्या हुआ, जो मैथमेटिशियन है उनने डिसाइड किया अपन किस रेंज के लिए लेंगे। अच्छा, इसके आगे आप लेते हो तो देखो ये रिपीट हो जाएगी, यदि यहां की वैल्यू तो यहां भी आ जाएगी।
तो उनने डिसाइड किया ये वाला, बस इतना, और यहां से ये इतना। इन वैल्यूज के लिए इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। तो यहां पर यदि मैं बोलूंगा आपसे डोमेन बताओ मुझे, तो आपको दिख रहा -π/2 से +π/2, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर, -0, क्योंकि 0 पर क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड, इसलिए यहां पर डोमेन ऐसा है। ये बारीकियां समझना जरूरी, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर आगे जरूरत नहीं पड़नी, पर आपको इसकी जरूरत पड़नी है। तो ये आपके दिमाग में सेट रहेगा, अच्छा इसलिए अपन ऐसा लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन भी लिखनी पड़ती है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। अच्छा रेंज देखो, रेंज क्या रहेगी बच्चों? तो आपको दिख रहा है रेंज के लिए पूरी रियल वैल्यूज रहेंगी, रियल वैल्यूज, एक्सेप्ट किसको छोड़ दोगे? -1 और +1 को, क्योंकि यहां पर ये वाली वैल्यूज, इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जो भी वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? +1 से लेके ऊपर तक, और -1 से लेके नीचे तक सारी रियल वैल्यूज, यहां पर नहीं है। तो इसलिए रेंज में क्या बोलोगे? रियल वैल्यू -1 to +1, राइट? इसका उल्टा यहां जाएगा। तो यहां पर जैसे मैंने तुमको समझाया कि फंक्शन ऐसा लिया है। अब यदि इसी को अपन इनवर्स फंक्शन पर आ जाए, y = cosec इनवर्स, तो यही ग्राफ जो रहेगा ऐसा जाएगा, 0 से लेके ये ऐसा ऐसा, इस तरीके से, फिर यहां ऐसा हो जाएगा, फिर यहां भी ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। तो इनवर्स में बच्चों जैसा यहां पर अपना रेंज डिसाइड हुई है, वैसे अपन ये लेंगे, यहां से लेके ये और ये, तो फिर कोई 1-1 वाली बात नहीं, -1 वाली बात नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पर जो बच्चों डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा? रियल नंबर, लेकिन माइनस इस बीच में वैल्यूज नहीं है, -1 to 1, राइट? क्लियर? और रेंज इसकी क्या रहेगी? क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2 -0। तो जैसा मैंने ये 3 ग्राफ डिस्कस किया वैसे आगे के ग्राफ होंगे, और इसलिए अब हम लोग बोल सकते हैं ये साइन इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं अब मैं। इनवर्स फंक्शन में यदि मैं डोमेन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? क्लोज इंटरवल -1 to 1, लेकिन रेंज कहां से कहां तक आओगे? क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2। जो भी आपके आंसर्स आने चाहिए वो इसी के अंदर आने चाहिए, इसी रेंज में। कॉस इनवर्स के लिए बात करें तो -1 to 1, लेकिन यहां पर हो जाए क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to π। हमको इसी से मतलब है, इसको रटना है, पर ये रटवाने से पहले मैं समझाना चाहता था कैसे आया। कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स के लिए आप देख रहे हैं डोमेन क्या हो रहा है? R -1 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 और 1 तो है, राइट? अब यहां पर बात करोगे तो -π/2 to +π/2 -0। ऐसे ही बच्चों सेक इनवर्स के लिए होता है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और इसके लिए रेंज होती है फ्रॉम 0 to π -π/2। टेन इनवर्स के लिए डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होगी ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2, और कॉट इनवर्स के लिए रियल नंबर 0 to π। तो ये वैल्यूज, ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। साइन इनवर्स के लिए -π/2 to π/2, राइट? और सेम आएगा आपका टेन इनवर्स के लिए माइनस, लेकिन वो ओपन इंटरवल हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल था। इसी तरीके से आप देखें एक ये भी आ रहा है, कॉसेक के लिए भी आ रहा है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये तीन जो हैं वो सेम है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। जबकि कॉस इनवर्स देखिए 0 to π है, कॉट इनवर्स देखिए 0 to π है लेकिन ओपन इंटरवल है, और कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स है 0 to π
π/2। तो चूंकि आपको ये याद करना पड़ता है, तो यदि आप लोग चाहें सिमेट्री की यदि हेल्प लेकर यदि याद करना चाहें या फिर प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा था साइन इनवर्स, इसके लिए रेंज तो आप देख रहे हैं -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट मैंने आपको बोला सेम जो है वो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, क्योंकि साइन है तो कॉसेक इनवर्स आएगा, और वो उसका भी हो जाएगा -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल -0। तो याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी, इसलिए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। और तीसरा जो है वो है आपका टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। लेकिन टेन इनवर्स के लिए जो रहेगा वो ओपन इंटरवल रहेगा -π/2 to π/2। ये साइन, कॉसेक और टेन के लिए। ऐसे ही यदि अपन बात करें कॉस इनवर्स के लिए रेंज, कॉस इनवर्स के लिए रेंज देखो 0 to π क्लोज इंटरवल, 0 to π, जो भी आंसर आना चाहिए वो इसके बीच में आने चाहिए। फिर दूसरा आप देखो सेक इनवर्स, तो याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी, जैसे यहाँ साइन के लिए -π/2 to +π/2, कॉस इनवर्स के लिए 0 to π, कॉसेक इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल सेम -0। ऐसे सेक इनवर्स के लिए क्या जाएगा 0 to π माइनस बोलो कॉस इनवर्स के लिए, सॉरी सेक इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स -π/2, π/2 90 वाला केस है ना, कॉस है इसलिए। अब बच रहा है कॉट, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स का देखिए ओपन इंटरवल 0 to π। यदि थोड़ी सी आपको सिमेट्री समझ में आ रही है तो याद करना बहुत आसान है। किस किस के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स का क्या बता रहा हूं मैं, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2। कॉसेक इनवर्स क्या बता रहा हूं, क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2 -0। और टेन इनवर्स क्या बता रहा हूं, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स के लिए रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 to π, सेक इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, और कॉट इनवर्स ओपन इंटरवल 0 to π। बस इतना सा आपको याद रखना है, इसी की अपन को जरूरत पड़नी है, बहुत इजीली क्वेश्चन अपने सॉल्व होंगे। अब बच्चों एक और बात है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है ना। इसमें आप इनवर्स फंक्शन में याद रखिए, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स -x। यदि ऐसा आता है तो आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, जैसा पिछले था साइन, कॉसेक और टेन, इन्हीं के लिए बात थी ना, रेंज भी सेम, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x, राइट। लेकिन कॉस के लिए कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, इन सब के लिए पाई माइनस, कॉस इनवर्स -x के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स x। बस इतनी सी थ्योरी, और आप देखिए अब इजीली आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो बच्चों अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको क्लियर होता है। तो बच्चों थोड़ा सा मैं करवाने से पहले एग्जाम्पल भी बताना चाहता हूं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो रेंज है उसके बीच में आना चाहिए।
जो भी आपकी वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बीच में आनी चाहिए, रेंज के बीच में। तो बच्चों इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल गिवन फंक्शन को अपन पहले y अज्यूम कर लें, साइन इनवर्स 1/√2। वैसे तो आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यदि इनवर्स की निकालना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, चलो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बच्चों 1/√2। तो आप यदि आप अपना टेबल जानते हैं 0 से लेकर 90 तक, तो आपको मालूम है, देखो बच्चों यहां पर क्या लिखा आपने को, साइन इनवर्स x। तो अपन को जब मालूम था ये यहां पर ये x है, ये y है, ये फंक्शन है f, तो हमको मालूम है f x इज इक्वल टू y, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। यहां से ऐसा लेते तो ये हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो गया, y इज इक्वल टू x। लेकिन एक्चुअल में होता ही है कि डोमेन तो अपन x से लिखते हैं ना, और रेंज को अपन y से। तो सपोज यहां पर मैं कर दूं इसको x लिख दूं और ये y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक्चुअल में है तो क्या, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स 1/√2, इसकी आपने क्या अज्यूम कर लिया, y। मतलब सही मायने में आप क्या निकालना चाह रहे हैं, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसके अंदर आनी चाहिए, रेंज के अंदर आनी चाहिए। रेंज के बाहर जाएगा तो कौन सा फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, π/4। रेंज के अंदर है, तो रेंज के अंदर रहने पर ये इनवर्स फंक्शन बिहेव करेगा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या मानी जाएगी, π/4। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू, हमको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स -1/√3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, मैंने उसको y अज्यूम कर लिया। अब मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3 किसकी वैल्यू है, कॉट 60, ठीक है, π/3। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसको आप क्या कर सकते हो, कॉट इनवर्स माइनस कॉट π/3 को कितना, पाई माइनस π/3। नहीं बच्चों, पाई माइनस π/3 नहीं आएगा। तो बच्चों यहां पर कॉट इनवर्स -1/√3 जैसे मैं बोल रहा था, तो इसको कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हो, -10 कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। 10 60 की कितनी होती है, √3, कॉट 60 की 1/√3। तो अपन इसकी जगह लिख सकते हैं कॉट π/3। अब बच्चों इसको पूरे को x अज्यूम कर लो, कॉट π/3 को, तो कॉट इनवर्स -x, मैंने बताया था क्या होता है, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। x मतलब ये पूरा कॉट, मैंने यहां पर आपको समझाया था, ये देखिए कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यदि यहां पर आप देखते हो तो इस पूरे को x ले लो, x इस पूरे को, तो कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या जाएगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3। अब कॉट इनवर्स कॉट अलग हो गया, तो पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा 2π/3। अब 2π/3 का मतलब तो 120 होता है भाई, पाई मतलब 180, 180/3 मतलब 60, 60 × 2 180, 120। तो मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2π/3 या फिर 120। जबकि हमको पता है कॉट इनवर्स के लिए रेंज क्या है, 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये मैंने आपको बताया, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप आंसर बता पाएंगे। क्योंकि आप जब भी आंसर लिखते हैं
तो लास्ट में आपको ये कंडीशन डालनी पड़ेगी, जो भी आंसर आया है वो इसके बीच में आना चाहिए, ये आपको शो करना पड़ेगा। यदि इसके अंदर है तो फिर आपका आंसर है, नहीं तो अदरवाइज फिर आप गलत कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए आपको वो रेंज याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करना है वो मैंने आपको सिखाया है, बड़ा सिंपल तरीका है। मैंने बोला आपको साइन, कॉसेक और टेन का कॉम्बिनेशन याद रखो, कॉस, सेक और कॉट का याद रखो। साइन -π/2 टू +π/2, कॉसेक -π/2 -0, टेन इनवर्स ओपन इंटरवल -π/2। ऐसे सिमेट्रिकल में देखो कॉस इनवर्स, सेक और कॉट, तो कॉस इनवर्स के लिए 0 to π, सेक इनवर्स के लिए 0 to π -π/2 और कॉट इनवर्स ओपन इंटरवल 0 to π। तो याद करने के लिए सिमेट्री तो है, राइट। तो बच्चों आज अपन इतनी, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है एक्सरसाइज करेंगे 2.1।